हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि वुमेन की कंडीशन कैसी थी रेवोल्यूशन के टाइम। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि फ्रांस में स्लेवरी को कैसे ख़त्म करा गया था। अभी देखो कि रेवोल्यूशन के बाद लोगों की हर रोज की लाइफ कैसी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि क्या पॉलिटिक्स जो हर रोज लोग क्लोथ्स को वेयर करते हैं उसमें कोई चेंज ला सकती है, या फिर जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स का कोई इफेक्ट हो सकता है, या फिर जो हम हर रोज बुक्स को रीड करते हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स का कोई इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, the years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children। 1789 के बाद फ्रांस में बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिली। लोगों की लाइफ में जो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सभी की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। क्यों? द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन themselves टू पास लॉज। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज ऐसे पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी जिसके बीच में कौन से आइडियाज को ट्रांसलेट करा गया, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, कि हर बंदे को क्या होगी, फ्रीडम होगी और इक्वालिटी होगी, हर एक पर्सन क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। जो एक इम्पॉर्टेंट लॉ था जो 1789 के बाद, जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ना स्टार्टिंग में, कि जब लोगों ने जो प्रिजन थी बेस्टिल उसके ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास करा गया था, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसमें क्या था, सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया था। अब सेंसरशिप होती क्या है, इसमें क्या होता है कि पहले होता था अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पब्लिश होना होता था तो पहले उसके लिए किसकी अप्रूवल जरूरी होती थी, किंग की अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। जो भी पहले छपना होता था पहले वो किंग से पूछ के, मतलब जो किंग चाहता था, जो गवर्नमेंट चाहती थी, वही चीजों को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा जाता था। जो ओल्ड रिजीम में क्या होता था, जितने भी रिटर्न मटेरियल होते थे जहाँ फिर कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, वो जैसे बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर, प्लेज, वो सारे जो पब्लिश होते थे, जहाँ परफॉर्म होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ तब पब्लिश होते थे जब उसको किसकी अप्रूवल मिल जाती थी, जब उन्हें कौन अप्रूव करता था, जो सेंसस होते थे किंग के। नाउ क्या चेंज हो गया इस लॉ के बाद, जो डिक्लेरेशन थी राइट्स की और राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें क्या प्रोक्लेम करा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। इसमें जो फ्रीडम थी स्पीच की और एक्सप्रेशन की, इसे एक नेचुरल राइट कहा गया कि ये हरेक का एक नेचुरल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी जो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सभी का क्या आना स्टार्ट हो गया, फ्लड आना स्टार्ट हो गया, इतनी बुक्स पब्लिश होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पहले रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी अभी वो खत्म हो चुकी थी। अभी जो टाउन्स थे फ्रांस के, वहाँ पे इनका फ्लड आना स्टार्ट हो गया और ये ट्रैवल रैपिडली, इतनी ज़्यादा रैपिडली इनकी ट्रैवल होनी स्टार्ट हुई कंट्री साइड में ऑल्सो। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज में, पूरी सारी जगहों पे। तो इसमें साथ साथ में क्या डिस्क्राइब करा गया और डिस्कस करा गया, जितनी भी इवेंट्स हो रही थी, जितनी भी इवेंट्स अभी फ्रांस में हो रही थी, उन सारी इसमें डिस्कस करा गया था। अभी फ्रीडम किसके पास आ चुकी थी, प्रेस के पास। अभी अगर उनको लगता था कि कोई चीज गलत हो रही है, मतलब जितने भी अपोजिंग व्यूज थे, अगर उन्होंने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना होता था, कोई भी एक्सप्रेशन, कुछ भी लिखना होता था, वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में सारी चीजों को पब्लिश कर देते थे। इसकी वजह से वो लोगों के पास क्या थी, पहुंच जाती थी। ईच साइड सो टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। सारी साइड्स क्या होती थी, अब किसके मीडियम के थ्रू वहां पे पहुंचती थी, प्रिंट के मीडियम के थ्रू। अभी प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये सारी चीजों ने, प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस ने लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
इसकी वजह से क्या होता था, लोगों के पास कौन से आइडियाज पहुंचने स्टार्ट हुए, लोगों ने किसको अभी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर लिया, आइडियाज ऑफ लिबर्टी और जस्टिस। जितने भी ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो भी चीजें लिखते थे वो सारी चीजें लोगों के पास पहुंचनी स्टार्ट होगी। अभी जितने भी एजुकेटेड लोग होते थे वो उन सारी चीजों को रीड कर लेते थे, समझते थे। उन अगर कोई लोग नहीं एजुकेटेड होते थे वो क्या करते थे, जो रीड नहीं कर पाते थे, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू, जैसे ये हमने अभी पढ़ा था, अभी प्लेज हो गए, सॉन्ग्स, इन सारी चीज़ों के मीडियम के इन सारी चीज़ों के थ्रू उन्हें ये चीज़ें समझा दी जाती थी। आइडियाज़ जो भी होते थे लिबर्टी वगैरह के, जस्टिस के, फ्री इक्वालिटी के, जैसे फेस्टिव प्रोसेशंस, त्योहारों के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए उनको ये सारी चीज़ें उनके पास पहुँचाई जाती थी। नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंक्लूजन, लास्ट आ गया कि कंक्लूजन में क्या था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ इंपीरियर ऑफ फ्रांस। अभी 1804 में क्या करा, नेपोलियन ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, एम्पीरियर घोषित कर दिया फ्रांस का। नेपोलियन का रूल आ गया था। उसने क्या करा, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी यूरोप की, उन सभी के ऊपर अपना रूल कायम कर लिया। सारी डायनेस्टीज को, जितनी भी कोई भी डायनेस्टीज थी उनको खत्म कर दिया और अपने किंगडम्स को क्रिएट कर लिया, और उन सारी जगहों के ऊपर जितने भी उसके फैमिली के मेंबर्स थे उनको बिठा दिया। अभी नेपोलियन ने कौन से अपना जो रोल था, उसने अपने रोल को एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह शो करा कि वो क्या कर रहा है, यूरोप को मॉडर्नाइज करेगा। उसने बहुत सारे लॉज को भी इंट्रोड्यूस करा, उसने बहुत अच्छे लॉज भी इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे इसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करा था, प्रोटेक्ट करा था। ऐसे लॉज पास करे थे जिसमें उसने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करा जाएगा। साथ में उसने एक और सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा था, जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो गया। इसमें क्या था कि ये यूनिफॉर्म सिस्टम था वेट्स का, कि वजन को मापने का, जितने भी मापने के तरीके होंगे उसमें यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, भले वो फ्रांस में हो भले वो टाउन्स में हो, कि एक ही सिस्टम, एक ही अगर वेट का मान लो कि 1 kg का या 5 kg का अगर एक रेट है तो दूसरी जितनी भी टाउन्स भले वो कंट्री साइड है वहीं पे सेम होगा सभी जगह पे। ये किसके द्वारा प्रोवाइड करा था उसने, डेसिमल सिस्टम के थ्रू। पहले क्या था, इनिशियली जो लोग थे उन्होंने नेपोलियन को एज अ लिबरेटर, उन्हें था कि वो लोगों को फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम दिलाएगा इतने टाइम से जो उन्हें नहीं मिली। पहले वो नेपोलियन को एक एज अ लिबरेटर देखने लगे थे, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद जो नेपोलियन की आर्मी थी वो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, उन्हें जब नेपोलियन की आर्मी ने जब इन्वेडिंग फोर्स के थ्रू उनके ऊपर अटैक करने स्टार्ट करे तो उन्हें उनका जो नजरिया था तो वो बदल गया। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेपोलियन था वो वाटरलू की जो 1815 में जो वॉर हुई थी उसमें हार गया था। तो उसके जो मेजर्स थे, लेकिन उसने जो भी मेजर्स अपनाए थे, उसके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, जैसे लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज, वो यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में, जो अदर पार्ट्स थे यूरोप के, उसके जो उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा था। अब जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लेजेसी बने फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इसका पूरे होल वर्ल्ड के ऊपर, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फ्रांस के ऊपर, सिर्फ यूरोप के ऊपर, वो पूरी दुनिया के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। लेगेसी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक विरासत थी जो दूसरी कंट्रीज को या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए एक विरासत के रूप में मिली थी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। These spread from France to rest Europe, पहले फ्रांस से पूरे यूरोप में पहुंची। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, मतलब कि जो किसी भी कंट्री के अधीन आते थे, लाइक इंडिया भी उस टाइम पे कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, मतलब हम किसकी गुलाम कंट्री थी, गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। तो ये आ वाला आइडिया बहुत सारी कंट्रीज के लोगों में फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने अडॉप्ट करा कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं, अगर फ्रांस में आज़ादी आ सकती है। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को क्या क्रिएट करना स्टार्ट करा, एज अ सॉवरेन नेशन स्टेट।
सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है? खुद की कंट्री की सुपैरिटी, कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपने आप को एक सुपैरिटी मतलब कि सबसे ऊपर अपनी कंट्री को रखेंगे, हम एक आज़ाद कंट्री होंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के ऊपर इफेक्ट था जो आपने 7th और 8th क्लास में इनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे टीपू सुल्तान हो गए एंड राजा राममोहन रॉय। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल्स की जिन्होंने ये आइडियाज को आगे काफी ज्यादा स्प्रेड करा था इंडिया में। तो चलो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, तब तक गुड बाय।